नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए हम आपको अप्रैल 2022 के पेपर के लिए बैक टू बैक गणित की क्लासेस जो है वो करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे हमारी क्लास नंबर जो है वो 7 और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा समुच्चय। इससे पहले क्लास नंबर 6 देखी थी, यदि नहीं देखी हो साइड में आई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें शेयर और लाभांश टॉपिक हमने जो है वो देखा था। ये आपका पूरा कोर्स है, शेयर लाभांश इससे पहले देखा था। आज ये समुच्चय वाला हम पूरा टॉपिक जो है वो क्लियर करेंगे और इसके बाद की ये सारी चीजें हम आपको आगे आने वाली क्लासेस में कंप्लीट करा देंगे। कंप्लीट हालांकि हम पहले करा चुके हैं, रिवाइज हम आपको करा रहे हैं। बाकी सारी चीजें अगर आपको देखनी हो तो प्लेलिस्ट में सभी सब्जेक्ट के आपको सारे टॉपिक पर वीडियो ऑलरेडी मिल जाएंगे। पेपर की बात करें तो 28, 30 और 3 तारीख में परीक्षा होगी और गणित की परीक्षा 30 अप्रैल 2022 को जो है वो होगी। थर्ड सेमेस्टर के लिए हम संस्कृत का महामैराथन करा चुके हैं और साइंस का करा चुके हैं और पहले के बैचेस के लिए सभी सब्जेक्ट का करा चुके हैं, पर दोबारा रिवाइज के तौर पर हमने इन सब्जेक्ट का कराया। अब बाकी सब्जेक्ट का भी हम जल्दी आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट में एक क्वेश्चन हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे, पर स्टार्ट करते हैं टॉपिक शुरू करने से पहले उस प्रश्न से जो हमने पिछले वाले वीडियो में आपसे पूछा था। तो ये पिछले वाले वीडियो में हमने एक प्रश्न पूछा था जो कि डीएलएड के पूर्व के वर्षों में यानी 2016 में शेयर और लाभांश जो टॉपिक हम पढ़ा रहे थे उसमें जो है वो आया था। तो प्रश्न आपका था कि यदि एक क्रेता जो है उसको एक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपए और बाजार मूल्य 40 रुपए प्रति शेयर बताया गया हो, तो क्रेता को 300 शेयरों के लिए क्या मूल्य देना होगा अगर वो शेयरधारी जो है वो को क्या लाभ होगा अगर उसने जो शेयर है वो अंकित मूल्य पर खरीदा हो। मैंने आपको बताया था कि शेयर के दो मूल्य होते हैं, एक वो मूल्य जिस पर उसे लाया जाता है जिसको हम अंकित मूल्य कह सकते हैं या वास्तविक मूल्य कह सकते हैं, और एक मूल्य वो होता है जो उस समय करंट मार्केट में जो है करंट बाजार में जो चल रहा होता है, जिसको यहाँ पर क्या लिखा गया है, बाजार मूल्य। तो सबसे पहले हम जो बाजार मूल्य है उसके आधार पर जो शेयर टोटल है उनका प्राइस निकाल लेते हैं, यानी कि बाजार मूल्य शेयर का जो है वो आपको दे रखा है 40 रुपए और खरीदे गए जो शेयर हैं उनकी जो संख्या है वो कितनी है, आपकी 300 है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं शेयर या खरीदे, ब्रैकेट में भी लिख दिया है, तो टोटल 300। अब टोटल प्राइस आपको निकालना है। अगर 40 रुपए के हिसाब से टोटल 300 है तो टोटल निकालने के लिए 300 गुणे 40 हम कर देंगे। क्रेता जो है उसको प्राप्त मूल्य वो कितना आ जाएगा, 40 गुणे 300। तो 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा और ये जो है वो 3 जीरो यहाँ पर लगा देंगे, यानी 12,000 आपका गुणा करने पर आएगा। अब जो अंकित मूल्य था 10 रुपए, उसके आधार पर भी ऐसे ही मूल्य निकाल लेंगे। तो हम फिर यहाँ से लिखेंगे कि शेयर जो है उसका अंकित मूल्य बराबर 10 रुपए और जो खरीदे गए शेयर हैं टोटल, जैसे कि ऊपर हमने लिखा था, वो आपके हैं टोटल 300 रुपए के। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर रुपए के नहीं, 300 शेयर हैं, नंबर ऑफ शेयर। अब ऐसी स्थिति में यानी कि जब उसने 10 रुपए पर खरीदे हैं तब आप टोटल मूल्य निकालेंगे, तब आपका जो टोटल मूल्य है इसी प्रकार फिर से गुणा कर देंगे 300 गुणे 100, तब यहाँ पर रुपए निकल कर आएंगे 3,000। अब आपने समझा कि जब बाजार मूल्य पर वो खरीद रहा है तब उसे 12,000 रुपए जो है वो देने पड़ रहे हैं, परंतु उसने तो खरीदा था किस मूल्य पर, इस 10 रुपए पर जो कि अंकित मूल्य था उस शेयर का, और इस रुपए के आधार पर उसे देने कितने पड़े, 3,000 रुपए। तो टोटल उसका फायदा कितना हुआ, इस 12,000 और 3,000 का जो डिफरेंस होगा वही उसका टोटल फायदा हो जाएगा। तो प्राप्त लाभ बराबर 12,000 माइनस 3,000 करेंगे आप, 9,000 आपका आंसर यहाँ से जो है वो निकल करके आ जाएगा। ये था आपका प्रश्न, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है समुच्चय, और समुच्चय के प्रकार के अंतर्गत हम सबसे पहले सीमित समुच्चय देखेंगे, पर उससे भी पहले हम थोड़ा सा समुच्चय के बारे में जो है वो जान लेते हैं। समुच्चय क्या होता है, तो समुच्चय नाम से ही है, मतलब किसी चीज का ग्रुप हो। तो जब हम किसी संग्रह को दर्शाते हैं तो उसको हम
जो वस्तुएं होती हैं किस किस कैटेगराइज में, तो उसको एक साथ रखना, वो आपके समुच्चय के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल से इस चीज को समझिए। अगर हम से आपसे प्रश्न पूछा हो कि अंग्रेजी जो वर्णमाला है, ये क्वेश्चन आता भी है आपका, इसी टाइप से लिखा होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं उनका समुच्चय जो है वो लिखिए। ये आपसे एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो समुच्चय क्या है? उनका एक ग्रुप है। अब अंग्रेजी वर्णमाला टोटल A to Z होती है, उसमें आपका टोटल जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं, आप सभी जानते हैं। तो ए जो है हम दर्शा देंगे अल्फाबेट से, यानी टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट होते हैं ना, उसको हम ए से दर्शाएंगे, और इनका जो समुच्चय है उसके लिए इस टाइप से हम ब्रैकेट लगाएंगे। तो स्वर कौन कौन से? ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है। तो इस टाइप से आपने पांचों को दर्शा दिया, यही आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो ये ब्रैकेट लगा हुआ है इसको अवश्य लगाइएगा, समुच्चय दर्शाने के लिए हम इस ब्रैकेट का यूज जो है वो करते हैं। डायरेक्ट A E I O U ना लिख दीजिएगा, ब्रैकेट से अवश्य जो है वो दर्शाइएगा। जो यहाँ पर समुच्चय के प्रकार की हमने बात की, उससे भी पहले हम एक और पॉइंट जान लेते हैं, वो है समुच्चय जो है उनको हम निरूपित करने की कौन सी दो विधियां यूज करते हैं। तो दो टोटल विधि होती है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं इस टाइप से हमने ब्रैकेट लगा के रखा है। तो प्रत्येक स्थिति में ऐसा नहीं होता है। ये जो विधि आपने देखी A E I O U वाली, ये विधि इस टाइप से जो होती है उसको हम सारणीय विधि या रोस्टर विधि के नाम से जो है वो जानते हैं। सारणीय या रोस्टर विधि। हो सकता हो प्रश्न में आपसे डायरेक्ट लिख दिया जाए कि इस समुच्चय को रोस्टर विधि से लिखिए, तो आप इस टाइप से जो है वो लिखेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि ये रोस्टर विधि में आती है। तो दूसरी जो विधि होती है जिसको हम गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि जो है वो भी कहते हैं। हम यहाँ पर आपको दोनों के एग्जाम्पल एक साथ लिख के दिखाते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो ये है जो समुच्चय का निरूपण करने वाली विधियां। इस टाइप से हम लिख देते हैं, समुच्चय का निरूपण। पहली विधि मैंने बताया आपको सारणीय, या जिसको हम रोस्टर भी कहते हैं। और दूसरी जो आपकी विधि है जिसे हम गुण विधि या फिर समुच्चय निर्माण विधि भी जो है वो कहते हैं। समुच्चय निर्माण विधि। अब जो सारणी या रोस्टर विधि होती है, इसके अंतर क्या होता है? किसी भी समुच्चय जो होता है उसके जो समस्त अवयव दिए होते हैं उसको हम इस टाइप से, जो मझला ब्रैकेट जिसको हम बोलते हैं, इसके अंतर्गत जो है वो दर्शाते हैं। और उनको अलग करने के लिए, यानी इसके अंदर जो अलग अलग पॉइंट होते हैं ना, उनको अलग करने के लिए हम इस टाइप से कॉमा का यूज जो है वो करते हैं। जैसे कि हमें हमने देखा भी था एक एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए अंग्रेजी के वर्णमाला के सभी स्वरों का, तो आप रोस्टर विधि में कैसे लिखेंगे? मैंने बताया कि इस टाइप से ब्रैकेट और फिर ए कॉमा, देखिए यूज हो रहा है, यही कॉमा की बात यहाँ पर की गई है। हिंदी में जिसे हम अर्धविराम कहते हैं, A E I O और यू। इस टाइप से हमने रोस्टर विधि में। गुण विधि में क्या होता है? गुण विधि में कोई भी जो समुच्चय होता है उसको निरूपित करने के लिए हम दो चीजों का यूज करते हैं। एक आपका होता है इस टाइप से चिन्ह, जो कि हम रेशियो में यूज करते हैं, अनुपात में यूज करते हैं। और दूसरा आपका जो चिन्ह होता है वो इस टाइप से होता है, जिसको हम एक्सक्लेमेटरी साइन जो है वो कहते हैं। अगर यहीं पे ही गुण विधि में या समुच्चय निर्माण विधि में आपसे कहा गया होता कि इसी चीज को लिखिए, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के समस्त स्वरों को दर्शाइए, तो हम कुछ इस टाइप से लिखते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट लगाते हैं मंझला वाला, इसमें ही दर्शाते हैं सभी को, एक्स अनुपात एक्स, इस रेशियो का यूज हमने किया। फिर कॉमा लगा के अंग्रेजी वर्णमाला के समस्त स्वर, इस टाइप से आपका हो जाएगा। तो ये आपकी होती है गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। अधिकतर जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं आपके पहले पॉइंट से ही, यानी कि सारणी विधि से। ऐसे ही अगर आप एक और एग्जांपल देखना चाहें तो सारणी विधि में आपसे प्राकृतिक जो संख्या है उनका समुच्चय करके पूछ लिया जाए,
तो n से आप नेचुरल नंबर को दर्शाते हैं, तो n बराबर ब्रैकेट में 1 2 3 4 ऐसे करके डैश 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 अनंत तक आपका जाएगा। इस टाइप से ब्रैकेट आप बंद करके जो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है उसको दर्शा सकते हैं। ये तो हमने देख लिया निरूपण किस टाइप से किया जाता है। अब हम वापस से लौटते हैं समुच्चय के जो प्रकार हम देख रहे थे उस पर। समुच्चय के प्रकार में सबसे पहला जो प्रकार आता है वो आता है सीमित समुच्चय। सीमित जो समुच्चय है इसको हम फाइनाइट सेट के नाम से जो है वो जानते हैं। फाइनाइट सेट। अब ये जो है समुच्चय इसमें क्या होता है, इसके विभिन्न जो अवयव होते हैं उनकी संख्या निश्चित होती है। नाम में है सीमित, तो आप कह सकते हैं सीमित होती है या फिर निश्चित होती है तो इसमें अवयव होते हैं, या कह सकते हैं इसी को ही कि दूसरी भाषा में इसमें गिनी जा सकती है। इस प्रकार के समुच्चय को हम कहते हैं सीमित समुच्चय। इसी को हम एक और नाम से जानते हैं वो है परिमित समुच्चय। एग्जाम्पल सबसे मेन है उसको समझिए, जैसे कि 7, 8, 9, 10, 1 इस टाइप से। तो इसमें टोटल आप देख रहे हैं कितने अवयव हैं, 5 अवयव हैं टोटल। और इनको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। और इनकी जो संख्या है वो निश्चित है, सीमित है। तो ये एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा। तो ये जो हमने एग्जाम्पल देखा है ये हमारा सारणी या रोस्टर विधि का है। अभी हमने स्टार्टिंग में 2 विधियां बताई, उसी में ही हमारी जो दूसरी विधि थी जिसको हम समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि कहते हैं, उसके जरिए भी हम एक एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं। जैसे कि v बराबर हम दर्शा सकते हैं y अनुपात y पृथ्वी पर वर्तमान में जीवित व्यक्ति। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रोस्टर विधि के बाद वाली जो विधि हमारी थी समुच्चय निर्माण विधि, उसके अकॉर्डिंग इस सीमित समुच्चय का जो है वो एग्जाम्पल। और सीमित समुच्चय में मैंने आपको बताया कि संख्या जो है वो सीमित होती है, गिन सकते हैं। तो पृथ्वी पर वर्तमान में जो जीवित व्यक्ति है उनको हम गिन सकते हैं, इसीलिए ये एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा। दूसरा हम टाइप देखते हैं, ये सीमित है तो जस्ट इसका अपोजिट असीमित समुच्चय जो है उसको अब देखते हैं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए, चीजें समझ आए तो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। आपके लिए यहाँ पर सारी मेहनत की जा रही है तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। तो जिस प्रकार से हमने सीमित समुच्चय में बताया उसको फाइनाइट सेट कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट। इसी इनफाइनाइट से तो इनफाइनाइट हम बोलते हैं, जो अनंत जिसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट इसको हम कहते हैं। इसमें क्या होता है, नाम से ही असीमित यानी कि ऐसा समुच्चय जिसके जो अवयव होते हैं उनकी संख्या अनिश्चित हो या फिर असीमित हो, जिसे गिना ना जा सके, ऐसे समुच्चय को हम कहते हैं असीमित समुच्चय। या जैसे उसको परिमित कहते थे उसी प्रकार के इसको अपरिमित के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे नेचुरल नंबर हमने बताया था, तो ये एग्जाम्पल इसी का था, क्योंकि जो नंबर होते हैं नेचुरल नंबर उसका कोई अंत है नहीं। 1 2 3 4 तक आप दर्शाइए, फिर इस टाइप से डैश 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 चलते रहेंगे अनंत तक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, असीमित समुच्चय जो है उसका उदाहरण। और ये आप क्या कहेंगे, चाहे तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि इन प्राकृतिक संख्याओं का कोई अंत जो है वो नहीं है, इसलिए असीमित समुच्चय है। एक जो उदाहरण है वो हम देख लेते हैं आपका गुण विधि या फिर समुच्चय निर्माण विधि का भी। उसमें हम दर्शा सकते हैं a बराबर x अनुपात x आकाश में तारों की संख्या। क्योंकि आकाश में तारों की संख्या अनंत है, अनगिनत है, गिन नहीं सकते हम उन्हें, इसलिए ये आपका असीमित जो समुच्चय है उसमें जो है वो आ जाएगा। एग्जाम्पल से आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि तारे अनंत होते हैं। तो ये आपका उदाहरण हो जाएगा असीमित समुच्चय का। अब देखते हैं हमारा अगला टाइप जो कि आपका है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय को हम कहते हैं सिंगलटन, SINGLE सिंगल टन, TON सिंगलटन सेट। इसमें क्या होता है, नाम से ही है एकल, यानी ऐसा समुच्चय जिसमें मात्र एक ही अवयव उपस्थित हो उसे कहते हैं एकल समुच्चय। तो रोस्टर विधि में अगर हम इसे दर्शाएंगे एक एग्जाम्पल को,
तो आप क्या कह सकते हैं, जैसे कि ए जो है उसमें 6 हम दर्शा सकते हैं इस टाइप से। ये आपका क्या हो गया, ये आपका एकल समुच्चय, एक ही मान है। अगर यहीं पर आप गुण विधि में दर्शाना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, जैसे x अनुपात x, कॉमा 5 और 7 के मध्य जो पूर्णांक है, क्योंकि वो इन दोनों के बीच जो एक पूर्णांक होगा वो अकेली एक ही संख्या होगी, तो इस टाइप से इसको भी आप दर्शा सकते हैं। यहाँ चाहे तो कुछ भी b के बराबर इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका होता है एकल समुच्चय, नाम में ही है बस, इससे आपको क्लियर हो गया होगा, ऐसा समुच्चय जिसमें मात्र एक ही अवयव हो। अगला आपका है जिसे हम कहते हैं रिक्त समुच्चय, नाम में ही है रिक्त यानी कि इम्पटी सेट। इम्पटी मतलब खाली हो, और ऐसे समुच्चय को हम क्या कहेंगे जिसमें कोई भी अवयव उपस्थित ना हो। एक रिक्त समुच्चय जो है इसको हम, जो ग्रीक अक्षर होता है फाई या फिर खाली ब्रैकेट जो है इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि आपका हम कहें कि 7 और 8 जो है दो नंबर है, इसके मध्य जो पूर्णांक है उसका समुच्चय जो है वो बताइए। तो 7 और 8 के बीच तो कोई पूर्णांक आएगा ही नहीं, कोई नंबर ही नहीं है उसके बीच, तो आप उसे दर्शाएंगे इस टाइप से। तो इस टाइप से ये जो है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसी प्रकार से देखते हैं हमारा अगला, जो कि आपका है तुल्य समुच्चय, जिसे हम इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। नाम में ही इक्विवेलेंट है, उससे ही आपको समझ में आ रहा है कि दो समुच्चय ए और बी जब तुल्य समुच्चय कहलाते हैं, जब उनके जो अवयव होते हैं उनके मध्य एकांक की संगति हो। इसको एग्जाम्पल से ज्यादा बेहतर आप समझेंगे। जैसे उदाहरण के लिए ए बराबर दे रखा हो 1,2,3,4, और जो बी है वो बराबर दे रखा हो, नाम में देख लिख देते हैं नीचे, यहाँ लिख देते हैं बी बराबर दे रखा हो राहुल, दीपक, राधा, गरिमा। इस टाइप से 4 नाम हमने लिख दिए। अब ए का जो प्रत्येक अवयव देख रहे हैं 1 2 3 4, बी के जो अवयव है उसमें एक को तो है नहीं, एक भी ऊपर अवयव जो है, परंतु अगर आपको डिनोट करना हो, जैसे 1 नंबर जो है इसको आप राहुल से, 2 नंबर दीपक को, 3 को राधा से, 4 को गरिमा से, तब आप ऐसी स्थिति में कहेंगे कि ए के प्रत्येक अवयव के लिए बी जो है उसमें एक अवयव उपस्थित है। तो इन्हें हम लिखते किस टाइप से, इन्हें हम इस टाइप से, ए इस टाइप से तुल्यता का सूचक का चिन्ह है, और बी इस टाइप से आप इसे लिखते हैं। ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं ये संकेत का अर्थ जो है वो तुल्यता का सूचक है। ये आपका हो गया। आखिरी हमारा टाइप्स इसी के अंतर्गत आ जाता है, जिसे हम कहते हैं समान समुच्चय यानी कि इक्वल सेट। इक्वल सेट में क्या होता है, इसमें वही नंबर लिखे होते हैं जैसे हमने देखा था इससे पहले तुल्य में, कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, और जो बी था उसमें मान अलग थे, यानी कि एक जो नंबर है वो दूसरे को संबोधित कर रहा है। पर समान समुच्चय में ऐसा नहीं होता है, इसमें क्या होता है एज इट इज वही नंबर रहते हैं। जैसे ए बराबर हम आपसे कहें एक्स वाई जेड, और यही अगर बी की बात कर लेते हैं तो बी बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ही रहेंगे, बस क्रम उनका बदल सकते हैं आप, वाई हो गया, जेड हो गया, एक्स। तो ये देख रहे हैं दोनों में समान समुच्चय है, तो ये ए बराबर बी आ जाएगा। तो ए का प्रत्येक अवयव बी में भी है और बी का प्रत्येक अवयव ए में भी है, तो इसे हम कहते हैं समान समुच्चय। तो इतने टोटल टाइप्स थे, ये जानना इसलिए जरूरी था ताकि कोई प्रश्न आएगा तो उसमें जो भी चीज बताई जाएगी वो आप जो है वो समझ सकें। तो सभी टाइप हमने देख लिए, अब हम देखते हैं एक एक करके प्रश्नों को। तो सबसे बेसिक से प्रश्न स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपसे प्रश्न में कुछ इस टाइप से लिखा होगा कि प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जो है वो लिखिए। तो प्राकृतिक संख्याएं शुरुआत की जो 4 होती हैं आप जानते हैं, 1 2 3 4। ऐसा नहीं कि प्राकृतिक संख्या लिखा है तो आपको अनंत तक ही दिखाना है। अगर प्रश्न में ही कह रहा है कि प्रारंभ की 4, प्रथम 4, तो आप क्या कहेंगे, ए बराबर 1 2 3 4, इस टाइप से आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पर लिखा होता कि अंग्रेजी जो वर्णमाला है तो हम ए ई आई ओ यू दर्शा देते, परंतु अगर प्रश्न में ही दे दिया जाए
अगर प्रश्न में ही आपसे अंग्रेजी वर्णमाला दे दिया गया और इस टाइप से लिखा हो A E I O U, ये जो है ऐसे लिखा हो, ये इसका वर्णन जो है वो करें, तब हम यूज करेंगे दूसरी विधि। हम इसको इस टाइप से लिखेंगे कि जो समुच्चय V है ये बराबर अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का जो है वो समुच्चय है। यानी कि जस्ट आपसे अपोजिट भी जो है वो पूछा जा सकता है। अब थोड़ा सा लेवल कट को कठिन करते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि समुच्चय x अनुपात x एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, और एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 40, इसको आपको रोस्टर रूप में जो है वो लिखना है। ये आपका जो है वो प्रश्न है। अब कैसे करेंगे आप? हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था दोनों विधियां। इसमें कह रहा है एक धन पूर्णांक है और जो भी एक्स की वैल्यू, एक्स का स्क्वायर की वैल्यू है, इस चीज को ध्यान से समझिए। ये कह रहा है कि एक्स रेशियो एक्स एक धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक आप नॉर्मल 1 2 3 वाली जो गिनतियां वो लेंगे, परंतु एक शर्त ये भी कह रहा है कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 40 से कम होनी चाहिए। तो कौन कौन से नंबर ले सकते हैं आप 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। क्योंकि जो सबसे लास्ट में आप वैल्यू देख रहे हैं, अगर एक नंबर हम ज्यादा कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ 7 हो जाएंगे, तो उस समय उस कंडीशन में जो स्क्वायर है 7 का स्क्वायर वो 40 से ज्यादा हो जाएगा। ऐसे देखिए यहाँ तक 6 तक नंबर लेंगे, 6 का स्क्वायर 36, जो कि 40 जो है उससे बड़ा मान है। एक्स का स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 40 के कंपैरिजन में 40 जो है वो बड़ा होना चाहिए। ये कंडीशन इसीलिए यहाँ पर दे रखी है। तो इस टाइप से 1 2 3 4 5 6 ये इसका जो है वो समुच्चय हो जाएगा, जो कि रोस्टर रूप यहाँ पर दे रखा है। तो ये जो तरीका है ना, इसको केवल आप समझ लीजिए, है इसमें कुछ नहीं। अब एक लाइन का यहाँ पर देखिए आंसर है, बस आपको चीज समझना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कुछ इस टाइप से लिखा हो कि समुच्चय, अब पूरा नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं एक्स अनुपात एक्स एक धन पूर्णांक, धन पूर्णांक तथा 18 का जो है वो भाजक है। अब बताइए कौन कौन सी संख्याएं इसमें आएंगी। तो 18 से कौन कौन सी कट रही हैं? तो एक आपका, दो आपका, तीन आपका, 6 आपका, 9 आपका और 18। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। कुछ हम परिमित और अपरिमित जो हमने सीखे थे, जो प्रकार देखे थे, उसके भी देख लेते हैं। उसमें छांटना है आपको कि कौन सा जो है वो परिमित समुच्चय है और कौन सा अपरिमित। तो ये आपके 5 क्वेश्चन है। इससे आपका जो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला कह रहा है एक्स अनुपात एक्स एन और x-1 और x-2। आपको फोकस कहाँ करना है? इस वाले हिस्से पर करना है, और आपको बताना है कि ये परिमित है या अपरिमित। परिमित और अपरिमित को ने बताया, परिमित मतलब सीमित, इसके जो नंबर होते हैं वो सीमित होते हैं। तो इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे अगर इसको आप सॉल्व करेंगे x-1 और x-2 को? तो इसके जो मान आएंगे वो आएंगे 1 और 2। इसको आपस में गुणा करेंगे आप। गुणा करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी वो उस तरीके से भी निकाल सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं। x-1 को एक बार 0 के बराबर आप रखेंगे तो x की वैल्यू एक बार में 1 आएगी। x-2 को एक बार 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आएगी। तो 1 और 2 दो संख्याएं हमें प्राप्त हुई जो कि एक सीमित है। ये एक परिमित जो है वो आपका समुच्चय है। दूसरा बताइए एक्स स्क्वायर बराबर 4 वाला, इसमें क्या होगा? एक्स स्क्वायर बराबर 4 यानी कि एक्स की जो वैल्यू होगी वो एक निश्चित होगी जिसका मान 4 के बराबर होगा। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होगी? 2 का स्क्वायर 4 होता है। बिल्कुल आपने सही सोचा। तो 2 आपका यहाँ से आएगा। तो 2 जो आपका यहाँ से मान आएगा ये भी एक परिमित समुच्चय ही जो है इसका उदाहरण है। तीसरा आप देखिए 2x-1 बराबर 0। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका x की वैल्यू अगर आप 1 रख दीजिए तो 2 गुणे 1, यहाँ पर 1 आएगा।
और एक माइनस एक करेंगे जो इसके साथ में, तो इसका मान 0 के बराबर आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर मान शून्य हो गया। तो मैंने बताया था आपको कि एक रिक्त समुच्चय भी होता है, तो उसके लिए हम इसको जब लिखेंगे, इसको जो दर्शाएंगे वो इस टाइप से फाई से जो है वो दर्शाएंगे। मैंने बताया था चिन्ह फाई या खाली ब्रैकेट, दोनों में से किसी भी से भी दर्शा सकते हैं। पर यहाँ पर हम पूछ रहे हैं आपसे परिमित या अपरिमित, तो आया तो मान फाई, पर ये निश्चित है या अनिश्चित है, तो ये एक मान जो है वो निश्चित है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो ये भी आपका तीसरा वाला भी एक परिमित समुच्चय है। चौथा कह रहा है कि x एक अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्याएं या निश्चित है, अभाज्य संख्याएं तो कितनी भी हो सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे, सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, क्योंकि अभाज्य संख्या जो है उनका समुच्चय अनंत होता है, इसलिए जो चौथा वाला है वो अपरिमित समुच्चय में जो है वो आएगा। पांचवा और आखिरी कह रहा है कि x जो है वो विषम है। अब विषम संख्याएं भी जो है, x विषम है यानी कि विषम संख्या कोई पर्टिकुलर एक की तो बात हो नहीं रही है, कोई शर्त तो दी नहीं है, तो वो भी अनंत होती है। तो हमारा लास्ट वाला भी, ये भी जो है आपका अपरिमित संख्याएं हैं। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ऐसे आप गिनते चले जाएं तो अनंत तक होते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया हो। अब हम बात करते हैं सबसे पहले यूनियन की, और फिर हम बात करेंगे इंटरसेक्शन की। यूनियन को हम कहते हैं संघ जो है वो समुच्चय है, जिसे हम इंग्लिश में यूनियन सेट के नाम से जानते हैं और हिंदी में कहते हैं संघ समुच्चय। और जो दूसरा हम देखेंगे वो है आपका इंटरसेक्शन, जिसे हम कहते हैं सर्वनिष्ठ समुच्चय। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न हर बार जो है वो पूछा जाता है, तो वो भी जो है हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी इसकी यूनियन की। यूनियन में जब हम दर्शाते हैं तो यू इस टाइप से, यू से ही यूनियन है, यू से ही इसको हम दर्शाते हैं। जैसे कि ए की वैल्यू आपको कुछ दे रखी हो 2,3,4, इसी प्रकार बी की भी वैल्यू कुछ दे रखी हो तो 2,3,6, और आपसे पूछ लिया जाए ए और यूनियन बी का मान। सेम चीज इन्हीं गिनतियों में आपसे ए इंटरसेक्शन बी का मान भी पूछा जा सकता है। इंटरसेक्शन जो इसके बाद हमने बताया उसको हम उल्टा यू से दर्शाते हैं। तो आपको आगे दिखा भी देते हैं, ये जो हमने इंटरसेक्शन बताया तो उसको उसी पेज पे हम देख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। इस टाइप से उल्टा यू से जो है दर्शाते हैं। तो यूनियन भी हम इसी में देख लेंगे, इंटरसेक्शन भी, ताकि दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ जाए। तो यूनियन वाली जो कंडीशन होती है उसमें देखते हैं कि इन दोनों में जो भी कॉमन है उसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे, पर उसको सिंगल बार लिखेंगे, और बाकी जो वैल्यू उसको लिख लेंगे। यानी कि सबसे पहले 2 आएगा, दोनों में कॉमन है तो उसको एक ही बार लिखेंगे, जो कॉमन है उसको एक बार, कोई भी संख्या को आपको दोहराना नहीं है। उसके बाद 3 लिखेंगे, उसके बाद 4 लिखेंगे, और लास्ट में 6 लिखेंगे। तो 2 3 4 6 ये आपका होता है यूनियन। आपने देखा कि 2 बार यहाँ पर 2 आ रहा था, ए में भी 2 आ रहा है, बी में भी, पर हम लिखेंगे उसे केवल एक ही बार। ऐसे ए और बी दोनों में 3 3 भी आ रहा है, पर लिखेंगे हम उसे केवल एक ही बार। इंटरसेक्शन की कंडीशन में क्या होता है कि दोनों में जो कॉमन वैल्यू होती है केवल और केवल उसको लिखते हैं। तो दोनों में 2 और 3 कॉमन है तो 2 और 3 केवल और केवल लिखेंगे। तो ये आपका जो पार्ट है यूनियन और इंटरसेक्शन का, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चीज को ध्यान रखिएगा केवल कि यूनियन में क्या होता है और इंटरसेक्शन में, क्योंकि बस यही आप अगर याद रखेंगे तो इस यहाँ से कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर ले जाएंगे। क्योंकि आपके जो प्रीवियस ईयर है वहां पर भी क्वेश्चन हर साल यूनियन और इंटरसेक्शन से ही जो है वो पूछे गए हैं। तो पूरे चांसेस हैं कि इस बार भी आपसे पूछा जा सके। अब हम आपको एक क्वेश्चन जो है वो करके भी दिखाते हैं। इंटरसेक्शन को यहाँ से हटा दिया, मान लीजिए क्वेश्चन जो है आपका ए बराबर, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन हम उठा रहे हैं। ए बराबर दे रखा है 8,12, 15, 16। बी बराबर वैल्यू दे रखी है 8, 15, 17, 20। तब आपको प्रश्न में दोनों ही चीजें पूछी गई थी, ए यूनियन बी भी पूछा गया है और ए इंटरसेक्शन बी भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका आया था डीएलएड जो है उसके 2017 का द्वितीय बार का जो पेपर हुआ था उसमें। तो ए यूनियन बी का मान निकालने के लिए मैंने बताया कि जो भी आपको वैल्यू दोनों में कॉमन दिख रही है उसको सिंगल बार लिखेंगे, बाकी सभी वैल्यू लिखेंगे। यानी 8 को एक बार लिखेंगे, 8 से बड़ा देखेंगे तो 12 है, फिर 12 के बाद आपका 15 है, 15 के बाद आपका 17 है, 17 के बाद आपका 20 है। इतनी टोटल वैल्यू आपकी आ जाएंगी। 8, 12, 15, 16, 16 भी है आपका ना यहाँ पे, इसको 16 भी यहाँ लिख लेते हैं, 16 और यहाँ पर 17 और 20।
इस टाइप से आपके आ जाएंगे। एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि कोई गिनती छूट तो नहीं गई है और कोई भी गिनती कहीं डबल तो नहीं हो गई है। सेम चीज ए यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन बी में भी देख लेते हैं। इंटरसेक्शन में क्या है, दोनों में जो कॉमन हो, तो देखिए यहाँ पर 8 दोनों में कॉमन है और 12 क्या इसमें कॉमन है, नहीं है। 15 दोनों में कॉमन है, 17 क्या कॉमन है, नहीं है। 16 भी कॉमन नहीं है, 12 भी नहीं है, 20 भी नहीं है। तो केवल 8 और 15 आपकी वो दो संख्याएं हो जाएंगी जो इसमें आ जाएंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हैं सभी हम देख रहे हैं। तो 2016 में क्वेश्चन आया था, उसको देखते हैं। ए की वैल्यू आपको प्रश्न में दे रखी थी 6, 8, 11। बी की जो वैल्यू है वो भी प्रश्न में दे रखी थी 5, 11, 13। आपको ए इंटरसेक्शन बी जो है इसका मान पूछा गया था। डीएलएड के 2016 के पेपर में क्वेश्चन जो है आपका आया था। तो कैसे करेंगे, मैंने बताया इंटरसेक्शन में जो मान कॉमन होता है केवल लेते हैं। तो दोनों में क्या है कॉमन, केवल 11 है। तो ए इसका जो मान है वो क्या आ जाएगा, आपका 11 आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था। एक मान आपका प्रश्न में माइनस वाला भी पूछा गया था, वो थोड़ा सा डिफरेंट था, उसको भी देख लेते हैं। ए का मान आपको 2, 3, 5 दे रखा था और जो बी है उसकी वैल्यू आपको 5, 7, 3 जो है वो दे रखी थी और कह रहा था कि ए माइनस बी का मान जो है वो बताइए। अब अभी तक हमने यूनियन इंटरसेक्शन ये सारी चीजें पढ़ी है, ये माइनस क्या है इसको भी देख लेते हैं। तो डीएलएड 2018 में क्वेश्चन आया था। माइनस में ये होता है, आपको ये देखना है ए में ऐसी कौन सी वैल्यू है जो कि बी में नहीं है। तो 3 आप देख रहे हैं यहाँ पर भी है, 5 आप देख रहे हैं यहाँ पर भी है, बी में भी 3 भी है, 5 भी, पर 2 नहीं है। तो ए माइनस बी का मान वही हो जाएगा जो आपका ए में वैल्यू तो है, ए के अवयव में तो है परंतु बी में नहीं है। तो 2 आपका यहाँ पर आंसर जो है वो हो जाएगा। तो इस टाइप से माइनस वाले जो प्रश्न है वो जो है वो निकालते हैं। एक सॉल्यूशन वाला भी क्वेश्चन जो है इसी चैप्टर में आया था, उसको भी देख लेते हैं। वो था -12 बटे में जो है वो 7 मल्टीप्लाइड -14 बटे में जो है वो 27 और इस टाइप से ब्रैकेट था -8 बटे में आपका 45 गुणे में जो है आपका 9/16। ये आपका क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, सिंपल से सबसे पहले तो काट लीजिए जब मल्टीप्लाइड में है। 7 एक नम 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तो 4 से कट सकता है या 3 से काट लीजिए, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। ऊपर बचा 4, इधर 2, 4 दूना 8 हो जाएगा बटे में 9, 8 बटे में 9। और ये माइनस वाला जो चिन्ह है ये माइनस से माइनस गुणा होगा तो वो प्लस में हो जाएगा। ये वाला जो आप देख रहे हैं अंदर भी माइनस है बाहर भी माइनस है तो ये बाहर वाला प्लस हो जाएगा। तो 8 और 9 और 45 और 16 इसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप 9 5 जा 45 कर सकते हैं और 4 8 से काटेंगे तो 8 दूना 16 कर सकते हैं, 5 दूना 10 नीचे मल्टीप्लाइड में गुणा हो जाएगा तो 1/10 यहाँ से आ जाएगा। अब 9 और 10 का एलसीएम आप जानते हैं 90 होता है। यहाँ पर 9 दहम और ऊपर 8 से गुणा करेंगे तो 80 प्लस 9 आएगा। 89/90 ये आपका आंसर यहाँ से निकल कर आएगा। 89/90 ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से इस टाइप के प्रश्न को आप कर सकते हैं। तो लगभग सभी टाइप के हमने प्रश्न जो है वो देख लिए हैं। फिर भी यदि आपको और बहुत डिटेल में पढ़ना हो, एकदम एक एक लाइन पढ़नी हो, तो आप जो थर्ड सेमेस्टर मैथ वाली प्लेलिस्ट है उसमें जाकर, इससे पहले हमने डिटेल वाइज सभी टॉपिक के बनाए थे वीडियो, उसमें जाकर आप और डिटेल में भी इसे देख सकते हैं। अब एक प्रश्न हम आपसे भी पूछ लेते हैं, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। तो हम प्रीवियस ईयर में ही क्वेश्चन आया था उसी को यहाँ पर ले रहे हैं। प्रश्न आपका कुछ इस टाइप से था कि ए जो है उसकी वैल्यू 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये दे रखी थी। जो बी है उसकी वैल्यू आपको 1, 5, 9, 13, 17, 21 जो है वो दे रखी थी और आपसे प्रश्न में जो है वो पूछा गया था ए इंटरसेक्शन बी और आपको दोनों ही मान बताने हैं, ए यूनियन बी भी बताना है और ए इंटरसेक्शन बी। दोनों का मान क्या क्या आएगा सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा।
अगर चीज़ें आपको एक बार में नहीं आई समझ में तो वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं, तिबारा भी देख सकते हैं। जब तक ना समझ में आए कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए और अच्छे से अच्छे अंक लाने ये सोचकर पेपर में जाइएगा कि कोई भी चीज़ आप फर्स्ट डिवीज़न, वन लाइनर सारी चीज़ें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ना मिले तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।